जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट अनुप्रस्थ भौतिकी फर्स्ट के बारे में, जो हाल ही में यूपीबीटी पेपर कंडक्ट कराने वाली है। तो आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। अनुप्रस्थ भौतिकी अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पेपर, जिसका पूर्णांक 50 नंबर का होगा और समय 2.5 घंटे आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 10 क्वेश्चंस आपको देखने को पेपर में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देख लेते हैं कि एक भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसकी विमा नहीं होती है। यानी कि ऐसी भौतिक राशि जिसकी विमा ही नहीं होती है वो होती है समतलीय कोण। क्या होती है? समतलीय कोण होती है। नेक्स्ट है, यंग प्रत्यास्था गुणांक के विमीय सूत्र को लिखिए। जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है, जिसको हम ई बोलते हैं, उसका हमें क्या लिखना है? विमीय सूत्र लिखना है। विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें पहले उसके मात्रक की जरूरत होती है, और मात्रक जो होता है प्रत्यास्था गुणांक का, वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जब हम यहां पर मात्रक देख लेते हैं, तो इसका विमीय सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें न्यूटन का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो वो होता है mL/t-2 होता है, और मीटर को हम L से लिखते हैं, तो मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर जब हम L स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? L-2 हो जाएगा। और यहां पर पहले से ही L 1 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आता है वो कितना बचेगा? L-1, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है? घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां पर जो प्रत्यास्था गुणांक E का विमीय सूत्र बनकर के आएगा वो आएगा mL-1t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल होता है। देखिएगा, ये वन वर्ड का एक क्वेश्चन है जिसमें एक ही शब्द लिखना होता है। दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणन होता है। तो याद रखिएगा, दो लंबवत सदिशों का जो सदिश गुणन होता है वो सदिश ही आता है। ठीक है, सदिश ही आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊष्मा संरक्षण का नियम है। खाली स्थान आपको दिया हुआ है, बोल रहा है कि ऊष्मा संरक्षण का नियम है, तो आपको लिखना होगा ऊष्मा संरक्षण का नियम। यहां पर खाली स्थान में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यानी कि ऊष्मा संरक्षण का नियम जो है वो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जड़त्व आघूर्ण, जिसको I से हम डिनोट करते हैं, तथा घूर्णन त्रिज्या, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, के बीच संबंध है। यानी कि इन दोनों के बीच में संबंध बताना है। तो जो संबंध में हमें फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है I=mk²। क्या मिलता है? I=mk², जहां पर I क्या है? वो जड़त्व आघूर्ण है, और m क्या है? वो वस्तु का द्रव्यमान है, और k घूर्णन त्रिज्या, जिसको हम इंग्लिश में रेडियस ऑफ गायरेशन भी बोलते हैं। तो I=mk², ये क्या है? जड़त्व आघूर्ण और घूर्णन त्रिज्या के बीच संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूस्थैतिक उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? यानी कि भूस्थैतिक उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई कितनी होती है? तो वो होती है 35,786 किलोमीटर। कितनी होती है स्टूडेंट्स? 35,786 किलोमीटर, जिसको हम 22,236 मील्स भी बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर में 0.621371 मील होते हैं। कितने होते हैं? 0.621371 मील होते हैं। तो अगर हम 0.621371 को कितने से 35,786 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है 22,236 मील। ठीक है, कितना मिल जाता है? 22,236 मील हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंरक्षी बल के एक उदाहरण को लिखिए। जो असंरक्षी बल होता है उसके एक उदाहरण को लिखना है। तो वो उदाहरण है हमारा घर्षण बल। क्या है? घर्षण बल। याद रखिएगा, असंरक्षी बल के एक उदाहरण को लिखिएगा तो हमारे पास क्या है? घर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? श्यान द्रव से होकर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए
पिंड के सीमांत वेग का सूत्र लिखिए। क्या कह रहा है कि जो श्यान द्रव है उससे होकर स्वतंत्रता रूप से गिरते हुए पिंड के सीमांत वेग, क्या किसका सूत्र लिखवा रहा है, वो सीमांत वेग का सूत्र लिखवा रहा है। तो जो सीमांत वेग का सूत्र है फ्रेंड्स वो हमारा होता है v इक्वल टू 2gr² और ब्रैकेट्स में रो माइनस सिग्मा अपॉन में 9 और इसे बोलते हैं हम ईटा। क्या बोलते हैं, ईटा बोलते हैं। जहां ईटा क्या है, एक श्यानता को दर्शाता है और आर क्या है, वो त्रिज्या को दर्शाता है और जो जी है वो क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है। क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है। और जो रो है वो क्या दर्शाता है, वस्तु का घनत्व दर्शाता है, यानी कि जो पिंड है जो वस्तु है उसका घनत्व को दर्शाता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतिबल के मात्रक को लिखिए। देखिएगा प्रतिबल के मात्रक को लिखिए, ये काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और प्रतिबल का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्रवों में ऊष्मा संचरण की विधि का नाम लिखिए। यानी कि जो द्रव में ऊष्मा संचरण होती है, ऊष्मा संचरण होता है, उसमें कौन सी विधि का प्रयोग होता है, कौन सी विधि उसमें प्रयोग की जाती है, तो उसका हमें नाम लिख देना है। वो उसका नाम है संवहन विधि। क्या है, संवहन विधि। यानी कि द्रवों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो किस विधि के द्वारा होता है, संवहन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र लिखिए। देखिएगा रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक को हम कैसे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं और अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, जहां पर लैम्डा जो अल्फा है वो क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है और जो डेल्टा टी है वो क्या है, तापांतर है, मतलब कि तापों का अंतर, जिसको हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1 भी हम लिख सकते हैं। और L क्या है, L है छड़ की लंबाई, यानी कि जो छड़ है उसकी लंबाई को L दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला होता है वो हम देख लेते हैं। वीमा की एकता सिद्धांत को समझाइए। जो वीमा का एकता सिद्धांत है उसको हमें समझाना है। तो देखिएगा समीकरणों की सत्यता की जांच करना, यानी कि जो समीकरणों की सत्यता की जांच होती है वो एक रूपता सिद्धांत से ही की जाती है। तो वो होता क्या है, विमाओं के समांगीयता के सिद्धांत के आधार पर दिए गए समीकरण सत्यता की जांच की जाती है। यानी कि जो दिया हुआ समीकरण होता है, कोई भी हमें किसी भी फॉर्मूले को दिया हुआ है, कोई समीकरण दिया हुआ है, उसकी जो सत्यता की जांच करेंगे वो हम किससे करेंगे, विमाओं के समांगीयता के सिद्धांत के आधार पर करते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, जो दिए गए समीकरण है दोनों ओर के प्रत्येक का विमेय रूप लिखते हैं। यानी कि जो दोनों तरफ हमारे अवयव दिए हुए हैं, संख्या दी हुई है, तो हम उसको क्या लिख लेते हैं, दोनों तरफ का विमेय रूप लिख लेते हैं। और समीकरण का विमेय सूत्र लिखते समय, जो समीकरण का विमेय सूत्र हम लिखते हैं तो उसमें जो विमाहीन नियतांक है, जैसे हम देख लेते हैं कि 1/2 mv स्क्वायर ये होता है, k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 mv स्क्वायर में जो 1/2 है ये क्या है, एक नियतांक है और जो क्या है, विमाहीन है। तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हम इसकी विमा लिख देंगे इस साइड में और राइट साइड में m की विमा और v की विमा को हम लिखेंगे। तो जो नियतांक रहेगा उसकी कोई विमा नहीं होती, तो उसको ये छोड़ने के लिए बोल रहा है। तो वो कह रहा है कि समीकरण का विमेय सूत्र लिखते समय विमाहीन नियतांकों को नहीं लिखते हैं। यानी कि 1/2 जैसी संख्या ये मिलती है उसको हम नहीं लिखते हैं, जिसकी विमा ही नहीं होती तो उसको हम इसमें नहीं लिखेंगे। समीकरण के दोनों पक्षों के समान पद m, l और t। देखिएगा m जो विमा होती है वो किसकी होती है, किलोग्राम को हम लिखते हैं, और l जो विमा होती है वो किसको, मीटर को हम लिख लेते हैं, और जो t है उसको हम समय में लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, समीकरण के दोनों पक्षों में समान पद m, l और t प्राप्त करते हैं यदि प्रत्येक पद का विमेय रूप समान है। यानी कि इस साइड का भी और इस साइड का भी विमेय रूप क्या है, समान है, तो समीकरण क्या है, विमेय रूप से सत्य है। और अगर वो जो है विमेय रूप उसका एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है, दोनों तरफ अलग अलग है, तो वो क्या है, वो समीकरण जो है वो सत्य नहीं है, विमेय रूप से सत्य नहीं कहलाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गति के समीकरण v इक्वल टू u प्लस at की सत्यता की जांच वीमे विधि से कीजिए। अभी हमने बात की थी कि वीमे विधि का जो सिद्धांत है वो किस तरीके से हम यूज करते हैं। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमें जो इक्वेशन दी हुई है, जो गति के समीकरण है वो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस at है। और जब हम इसको देखेंगे किस तरीके से, जैसे हमने बताया था कि इसके लिए क्या करते हैं, दिए गए समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक विमेय रूप लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा, यानी कि दोनों तरफ के जो दिए हुए इक्वेशन है हमें उसके बीमा लिख लेते हैं। तो v की बीमा क्या होती है, देखिएगा v क्या है, वेलोसिटी है, इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मैंने अभी क्या कहा था, पीछे क्वेश्चन में हमने देखा था कि कोई भी अगर हमें बीमा लिखनी हो किसी भी राशि की तो सबसे पहले हमें उसका मात्रक का पता होना चाहिए। तो मीटर पर सेकंड होता है v का मात्रा, यानी कि जो वेलोसिटी है, और इसको हम क्या लिखते हैं, मीटर को हम l लिखते हैं और जो s है उसको हम क्या लिखते हैं, विमा t होती है। अब l और t -1 हो जाएगा, t ऊपर जाकर के -1 पावर देगा, तो L1 और t -1, यहां पर m कोई है ही नहीं है तो m की पावर इसलिए हमने क्या लिखा, 0 लिखा। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो अगर हम यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं m की पावर 0 L1 t -1 हम ये लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने जो v है वो इसी तरीके से लिखा है, m0 L1 t -1। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर u देखिएगा, u जो है ये भी एक गति है, वेलोसिटी है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। तो इसका भी हम m की पावर 0 L1 और t -1 से लिखेंगे। और यहां पर देख लीजिएगा प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और फिर से a है तो a क्या होता है, त्वरण होता है। अब देखिए त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए सेकंड स्क्वायर है तो t स्क्वायर आ जाएगा, अब यहां पर t -2 आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, m की पावर 0 l की पावर 1 और t -2 आ जाएगा। तो यहीं पे हमें मिल जाता है, m की पावर 0 जाता है, L1 और t -2 मिल जाता है। अब देखिएगा आगे क्या है, t दिया हुआ है, t को हम विमेय सूत्र में कैसे लिखते हैं, t को लिखते हैं हम t से, ठीक है, जो समय है उसको लिखते हैं हम कैपिटल T से। अब देखिएगा यहां पर केवल t आ रहा है, लेकिन m और l यहां पर नहीं है, तो इसकी पावर में हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, जो यहां पर नहीं है। अब देख लीजिएगा यहां पर हम इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मल्टीप्लाई है उसमें पावर जुड़ती है, तो ये -2 है, ये +1 है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, यानी कि दोनों एक ही जैसे हो रहे हैं, तो दोनों को हम क्या ऐड करके 2 लिखेंगे। और m0 यानी कि जिसको m की पावर 0 भी बोल सकते हैं, और L1 और t -2। और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो m0 L1 और t -1 ही यहां पर हमको दिखाई दे रहा है। यहां पर फ्रेंड्स 1 है, ठीक है, तो m0 L1 और t की पावर -1, तो m0 L1 t की पावर -1 ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम आ रहे हैं। और हमने पहले ही बताया था कि जो नियतांक है हम उसको नहीं लिखते हैं, उसको नहीं देखते हैं विमा के रूप में। तो जो हमें इक्वेशन दी हुई है वह क्या है, विमेय रूप से सत्य इक्वेशन है। अतः इस समीकरण के दोनों पक्षों में पद m, l और t एवं उनकी विमा यानी कि जो पावर है क्या है, 0, 1 और -1 समान है। अतः यह समीकरण विमेय दृष्टि से क्या है, सही है, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। क्षैतिज से 30 डिग्री ढलान वाले नत तल पर एक गुटका ठीक स्थिर अवस्था में स्थिर है। देखिएगा एक नत तल हम पहले बना लेते हैं, और जो एंगल दिया हुआ वो कितना है, 30 डिग्री है, और एक गुटका इस पर स्थिर है, यानी कि यहीं पर रुका हुआ है। तो गुटके और तल के मध्य घर्षण गुणांक याद कीजिए। अब देखिएगा कोई भी वस्तु अगर किसी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उन दोनों वस्तुओं के सरफेस के बीच में, समतल जो होता है दोनों का सतह के बीच में एक घर्षण बल लगता है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल f बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, अगर गति हम इसके इधर करा रहे हैं तो ये घर्षण बल उसके अपोजिट में लगता है। ठीक है, तो क्या करना है, गुटके और तल के मध्य घर्षण गुणांक कितना है वो हमको बताना है, और जो इसने g की वैल्यू दी हुई है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। हम देख लेते हैं कि थीटा हमें दिया हुआ है 30, तो घर्षण गुणांक का जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखिएगा, म्यू इक्वल टू tan थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू हमें जो दी हुई है 30 वो हम रखेंगे तो tan 30 आ जाएगा। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है,
1030 हमारे पास होता है 1/√3 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है म्यू की वैल्यू बतानी थी जिसको हम बोलते हैं घर्षण गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेखीय त्वरण एवं कोणीय त्वरण के बीच संबंध का निगमन कीजिए। जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको हमें निकालना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो कोणीय त्वरण क्या होता है, या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट के रूप में, ठीक है, या हम जब शुरुआत करेंगे तो क्या होगा, कोणीय त्वरण को हम जानते हैं क्या होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी होता है, और रेखीय त्वरण को हम जानते हैं अल्फा इक्वल टू ए इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। यानी कोणीय त्वरण को हम अल्फा से डिनोट करते हैं तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी होता है। रेखीय त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। हम जानते हैं कि रेखीय वेग, और किसका रेखीय वेग, किसी वृत्तीय गति कण का, यानी कि जो कण वृत्तीय गति कर रहा हो उस कण का जो वेग है, रेखीय वेग है, वो क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। यदि सूक्ष्म समय अंतराल में, यानी कि एक छोटे से समय अंतराल में डेल्टा टी समय में रेखीय वेग में वृद्धि, यानी कि जैसे वो गति कर रहा था तो गति करते हुए उसके जो समय अंतराल है, यहां मान लो इस वृत्तीय पथ पर यह कण गति कर रहा था, तो यहां से यहां तक आने में एक छोटा सा बहुत मामूली सा समय लगा, इसे डेल्टा टी। अब इस डेल्टा टी में जो भी इसके रेखीय वेग में वृद्धि हुई वो कितनी है, हमने मान लिया कि वो है डेल्टा वी। तथा जो कोणीय वेग में वृद्धि, कोणीय वेग कैसे, मान लो यहां पर ये सेंटर है और यहां से ये पहले यहां था, अब ये यहां पर है, तो इसके बीच में जो इसके दोनों पॉइंट के बीच में जो कोण बना है वो है इसके कोणीय वेग में वृद्धि, यानी कि कोण के थ्रू वेग इसका हमारे पास बढ़ाया गया है, तो हम क्या कहेंगे, कोणीय वेग में वृद्धि डेल्टा ओमेगा। तो तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि जो v है वो इस डेल्टा टी समय बाद कितना हो गया, v प्लस डेल्टा वी, क्योंकि इसमें डेल्टा वी की वृद्धि हो गई है। और r जो है वो त्रिज्या, वो क्या है देखोगे, यहां पर भी r है, यहां पर भी r है, ये यहां पर अगर आ गया तो तब भी ये r ही होगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा। एक निश्चित कण के लिए जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो r को हम ऐसे ही लिखेंगे, और जो ओमेगा है, यानी कि जो इसका कोणीय वेग है वो भी इसका बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, जो w प्लस सॉरी जो ओमेगा है, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा हो जाता है, ठीक है। तो v प्लस डेल्टा वी इक्वल टू आर ओमेगा, r की हम ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो r ओमेगा आएगा, और प्लस में r के डेल्टा ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, r डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। तो v प्लस डेल्टा v इक्वल टू, और देखेगा आर ओमेगा, आर ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिएगा, यहां से हम v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा, यानी कि आर ओमेगा को हम v लिख सकते हैं। यहां पे हमने आर ओमेगा को v जैसे ही लिखा तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, और क्या बचता है, आर डेल्टा ओमेगा बचता है। तो हमारे पास जो हम देख रहे हैं क्या मिला है, डेल्टा v यहां पर बचा हुआ है इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा यहां पर बचा हुआ है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं कि डेल्टा टी से दोनों तरफ हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमें मिलेगा डेल्टा वी बाई टी और आर डेल्टा ओमेगा बाई टी। अब देखिएगा डेल्टा वी बाई टी को हम क्या बोल रहे थे, डेल्टा वी बाई टी को हम बोल रहे थे रेखीय त्वरण, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और डेल्टा ओमेगा बाई टी को हम बोल रहे थे कोणीय त्वरण, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है उसको हम ए लिख सकते हैं, तो ए इक्वल टू, और आर को हम एज इट इज रखेंगे, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी को हम अल्फा लिख सकते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है, ए इक्वल टू आर अल्फा, जिसको हम बोल सकते हैं कि रेखीय त्वरण जो होता है, जो ए है वो क्या होता है, कण की घूर्णन अक्ष से दूरी r, और कोणीय त्वरण अल्फा के गुणनफल के बराबर होता है। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हमें एक न्यूमेरिकल दिखाई देता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये केवल इसके डिजिट को चेंज कर सकता है लेकिन मेथड को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कण जो है वो 2000 चक्कर प्रति मिनट, देखिएगा ध्यान से कि वो क्या कहना चाह रहा है कि 20 किलोग्राम का एक द्रव्यमान का कण है, वो 2000 चक्कर जो है वो प्रति मिनट की दर से 0.20 मीटर व्यास के वृत्त के परितः चक्कर लगा रहा है। मतलब एक क्या है, एक वृत्त है और इसकी जो व्यास है इसका वो कितना दिया हुआ है 0.20, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.10 हो जाएगी, ठीक है। अब इस पर ये वृत्त जो कण है वो कितना है, इसका मास
20 किलोग्राम, और ये इस पथ पर चक्कर लगा रहा है जिसकी त्रिज्या कितनी हो गई 0.10 हो गई है, और व्यास कितना था 0.20 मीटर जो हमें दिया हुआ था। तो वृत्त के परितः चक्कर लगा रहा है, इसके घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण हमें निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स? जड़त्व आघूर्ण हमें निकालना है। तो जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आपने अभी पीछे 1 नंबर वाले क्वेश्चन में देखा था। तो त्रिज्या का फॉर्मूला भी हम जानते हैं कि व्यास बटे 2 होता है। तो m की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम हम यहां पर रख देंगे, और यहां से r क्या है? ये त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या जो है हम इसकी वैल्यू रख देंगे। त्रिज्या का होता है व्यास बटे 2 होती है। तो जो व्यास है 0.02 उसका हम आधा करेंगे, तो और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यहां पर जो वैल्यू आती है त्रिज्या की वो आती है 0.10 का स्क्वायर आ जाती है, और 20 मल्टीप्लाई में रहेगा। जब हम इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? I इक्वल टू 0.2। और देखिएगा यूनिट सबसे मेन है, आप यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट सबसे ज्यादा मेन है। यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगी। क्या होगी फ्रेंड्स? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यूनिट को जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब अगर हम इसका विमेय सूत्र देखिए, अगर वो कहे कि जड़त्व आघूर्ण की जो विमा है, जड़त्व आघूर्ण जो है उसका विमेय सूत्र लिखिए, तो किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं? किलोग्राम को हम m लिखते हैं, और जो मीटर है उसको हम क्या लिखते हैं? l लिखते हैं। स्क्वायर को स्क्वायर चढ़ाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? ml स्क्वायर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि ग्रहों के गति के केपलर नियम लिखिए। ठीक है, ये फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या है कि जो केपलर नियम है उनको ये पूछा है, ग्रह की गति के लिए जो केपलर नियमों का हम यूज करते हैं, जो केपलर नियम लगाए जाते हैं, उनको ये पूछ रहा है। तो देखिएगा वो क्या है। फर्स्ट है कक्षाओं का नियम। ठीक है, फर्स्ट है कक्षाओं का नियम। जो केपलर थे उन्होंने जो नियम दिए थे उनको हम देखना चाह रहे हैं। तो कक्षाओं का नियम सबसे पहले देख लेते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा उस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस यानी कि नाभि पर होता है। ठीक है, जो मतलब क्या है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करता है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। तथा उस दीर्घवृत्ताकार के किसी एक फोकस पर होता है, और क्या होता है? वो सूर्य होता है। ठीक है, सूर्य जो है वो किसी एक फोकस पर, कहीं पर क्या होगा? उस दीर्घवृत्ताकार के कहीं पर भी एक फोकस पर सूर्य होता है। तो ग्रहों की कक्षाएं जो है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जो ग्रहों की कक्षाएं हैं वो क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट इनका नियम था क्षेत्रीय चाल अथवा ग्रह के कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, क्षेत्रीय चाल अथवा ग्रह के कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ये क्या था? देख लेते हैं। किसी ग्रह के क्षेत्रीय तल में ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समांतरालों में, यानी कि जो कक्षा के तल हैं उनमें समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि किसी ग्रह के क्षेत्रीय तल में ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा, यानी कि अगर यह ग्रह है, ये ग्रह है और ये सूर्य है, तो इनको जो मिलाने वाली रेखा होगी, और यहां पर अगर ये जैसे घूमता हुआ आएगा तो इसको मिलाने वाली रेखा होगी, इसकी बात हो रही है। तो किसी ग्रह के क्षेत्रीय तल में ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समांतरालों में यानी कि कक्षा के तलों में क्या होती है? समान क्षेत्रफल तय करती है, यानी समान क्षेत्र तय करती है। अर्थात हम इसको दूसरी लैंग्वेज में भी हम इसको बोल सकते हैं कि ग्रह व सूर्य को मिलाने वाली रेखा की जो क्षेत्रफलीय चाल है वो क्या होती है? नियत रहती है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और वो क्या होती है? r1 स्क्वायर ओमेगा 1 इक्वल टू r2 स्क्वायर ओमेगा 2, ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट नियम क्या था? परिक्रमण काल का नियम। ठीक है, केपलर का नियम था परिक्रमण काल का नियम। जो तीसरा नियम था वो क्या है? ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल t का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष r की त्रिज्या यानी कि तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या कहने का ये है कि जो t है परिक्रमण काल, ग्रह का परिक्रमण काल किसके परितः? सूर्य के परितः। तो उसकी जो दीर्घवृत्त देखिएगा, यहां पर ये मान लिया सूर्य है, उसके दीर्घवृत्ताकार के पथ पर एक ग्रह चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इसके आवर्त काल यानी कि जो t है परिभ्रमण काल उसके वर्ग के, ठीक है, उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष r। अर्ध दीर्घ अक्ष मतलब मान लिया यह सेंटर है, तो ये अर्धवृत्ताकार क्या होगी? इसके r होगी, अर्ध दीर्घ अक्ष। ठीक है, अर्ध दीर्घ अक्ष को हम r बोल रहे हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। उसकी क्या होता है? तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी कि टी स्क्वायर इज जो अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं या समानुपाती बोल सकते हैं। क्या होता है? r की पावर 3। और जब हम इसको
प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम के से लिखते हैं और वो होता है आर क्यूब। तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, के आर क्यूब। ठीक है, ये क्या था, परिक्रमण काल का नियम था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर पलायन वेग के मान की गणना कीजिए। पृथ्वी पर जो पलायन वेग है उसको हम कैसे निकालेंगे और कब निकालना है, जब g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आर ई जो अर्थ की रेडियस है वो कितनी है, 6400 किलोमीटर है। कितनी है फ्रेंड्स, 6400 किलोमीटर दी हुई है। तो देख लेते हैं पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वीई यानी कि वी अर्थ इक्वल टू रूट 2g आर ई यानी कि अर्थ की रेडियस। तो क्या होता है, v इक्वल टू रूट में 2g आर दिया हुआ है हमारे पास, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आर ई दिया हुआ है जो रेडियस ऑफ अर्थ है, धरती की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6400 किलोमीटर। अब जब हम इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे वो क्या है, मीटर में है, तो ये किलोमीटर में था, तो इसको हम मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर लेते हैं, 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई क्यों होगी, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 10 की घात 3 मीटर होते हैं। तो हमने क्या किया, 6400 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इसको 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आती है वो क्या आती है, तो हमें मिल जाता है, जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो VE इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 6400 और इंटू में कितना था, 10 की पावर 3 था। यहां पर हम जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो मिल जाता है वो मिलता है 12544 और 4 टाइम्स 0 है रूट में। जब इसको सॉल्व करते हैं वो कितना मिलता है हमें, 11200 यानी कि 11200 11200 मीटर पर सेकंड ये पलायन वेग होता है पृथ्वी पर। जब हम इसको किलोमीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11.200 किलोमीटर पर सेकंड का जो वेग है वो क्या है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए। क्या कह रहा है कि उष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा उष्मा चालकता गुणांक को कैसे परिभाषित करते हैं, किसी पदार्थ की उष्मा चालकता गुणांक उष्मा की वह मात्रा है, क्या है, उष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड 2 समांतर समतापी फलकों के लंबवत प्रभावित होती है। क्या है कि किसी पदार्थ की उष्मा चालकता वह मात्रा है, ठीक है, उष्मा चालकता गुणांक उष्मा की जो वह मात्रा है कि जितनी मात्रा उस पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में उसके 1 मीटर के क्षेत्रफल से 2 समांतर समतापी फलकों के लंबवत प्रभावित होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। जबकि फलकों के बीच का ताप प्रवणता एकांक हो यानी कि एक जैसा हो, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। और के का जो मात्रक है, जो उष्मा चालकता गुणांक का मात्रक है वो क्या होता है, किलो कैलोरी मीटर पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड सेकंड होता है, जिसको हम मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम कैलोरी पर मीटर सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है वो भी 5 नंबर में ही आने वाला है। तो देख लेते हैं क्या है, संरक्षी बल को परिभाषित कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन इसी में इसने ऐड कर दिया है क्योंकि ये 5 नंबर में है। वो क्या है, दिखाइए कि बल F YZI प्लस ZXJ प्लस XY के एक संरक्षी बल है, इसको भी हमें प्रूफ करना है। तो देख लेते हैं पहले संरक्षी बल क्या होता है। ठीक है, संरक्षी बल की परिभाषा हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो देखिएगा, वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी कि वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया है, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर एक वस्तु रखी हुई थी, ठीक है, एक कण था, उस कण को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में, ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाया जा रहा है। तो इस कण को यहां तक ले जाने में जो भी कार्य किया गया है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि चाहे हम ऐसे ले गए हों, चाहे हम इस तरीके से ले गए हों, इस तरीके से ले गए हों, किस पाथ से ले गए, किस पथ से ले गए हैं वह उस पर निर्भर नहीं करता है, ये उसने पहले ही बता दिया गया है। तो वह बल क्या कहलाता है, संरक्षी बल कहलाता है। अगर वो उस पथ पर
निर्भर कर जाता है, यानी कि उसका मान जो है इस पथ को बदलने पर बदलता रहता है, तो उसको हम संरक्षी बल नहीं कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि मान लो यहां पर एक कण था, उसको हमें इस कण तक ले जाना है। इस कण पर जो कार्य कर रहे हैं हम यहां तक इसको पहुंचाने के लिए, तो चाहे वो हम इस पाथ को लाए हो, इस कण को घुमा करके इस पाथ को लाया जा रहा है, ठीक है, तब बल हमारे पास F है। इस पाथ पर लाया जा रहा है तो तब भी हमने देखा वो भी बल F है। अगर हमने इस पाथ को फॉलो किया तब भी उसका मान क्या है, वो F ही है। तो ऐसा बल क्या कहलाएगा, संरक्षी बल कहलाएगा, यानी कि वो पाथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, पाथ पर उसका मान नहीं बदल रहा है, पाथ को बदलने से उसका मान नहीं बदल रहा है, तो वो क्या है, संरक्षी बल है। अगर पाथ को बदलने पर यहां पर इसका मान F है, इस पाथ पर अगर हम चलें तो इस पर इसका मान F2 कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे बल को हम बोल सकते हैं संरक्षी बल नहीं है। ठीक है, वो क्या है, संरक्षी बल नहीं है। तो संरक्षी बल कौन से होते हैं कि अगर कोई कण है उसको दूसरे कण पर ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है, तो पथ हम कोई सा भी यूज कर रहे हो लेकिन जो बल है उसका मान सेम होना चाहिए, तो ऐसे बल क्या कहलाते हैं, संरक्षी बल कहलाते हैं। अर्थात ऐसे बल जिनके द्वारा एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य हो, संरक्षी बल कहलाते हैं। उदाहरण में गुरुत्वीय बल, स्प्रिंग बल, केंद्रीय बल आदि। ठीक है, उदाहरण में देख लीजिएगा, गुरुत्वीय बल है, स्प्रिंग बल है और केंद्रीय बल है और आदि। स्प्रिंग को क्या करते हैं, हम खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो वो वहीं पर चला जाता है। ठीक है, आया तो लेकिन वहीं पर चला गया, तो बल जो हमारे पास बल है वो तो लगा, लेकिन उसका जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जो हमारे पास दिया गया है बल वो कितना है, F इक्वल टू वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे प्लस के वाई एक्स वाई के है, एक संरक्षी बल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो जो किया गया कार्य है वो कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो किया गया कार्य हम कैसे निकालेंगे, इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, आई जे के, और क्या लिख लेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और क्या हो जाएगा, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ये इसका फॉर्मूला होता है क्या, संरक्षी बल को अगर हमें किसी वेक्टर जो फोर्स है, वेक्टर बल दिया हुआ है, उसको प्रूफ करना है तो हम यहां पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। एफ एक्स क्या है, यानी कि आई जो होता है वो एक्स डायरेक्शन में होता है, तो वाई जेड है, और वाई जो है वो जेड डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में दिखाया गया है तो जेड एक्स हो जाएगा, और जो जेड डायरेक्शन में है उसको क्या के से दिखाया गया है तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, आपने सारणिक किया होगा, सारणिक को जैसे हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें किस तरीके से ये मिल जाता है। सबसे पहले हम आई को लिखेंगे, तो आई को हमने ऐसे ही लिखा, आई पर हम प्लस का निशान बनाएंगे तो हमें क्या मिलता है, ये और ये। देखिएगा इसके और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई है। और अब क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड जेड एक्स हो जाएगा। तो यहां पर और देखिएगा ये माइनस में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक बार हमने प्लस में ले लिया तो दूसरा हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो जे, अब जे पर प्लस बनाएंगे तो देखिएगा ये कट हो जाएगा, तो ये और ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई हो जाएगा। और यहां पर ये तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड और वाई जेड हो जाएगा। यहां पर हम देख लेते हैं क्या आया, माइनस में डेल अपॉन डेल जेड और वाई जेड आया हुआ है। अब देख लेते हैं के पर हम जैसे प्लस का निशान बनाते हैं तो ये और ये, यानी कि बचता है ये वाला पोर्शन केवल। तो क्या हो जाता है, डेल एक्स और डेल जेड, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स जेड एक्स हो जाएगा। और माइनस में क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई वाई जेड। तो क्या आ गया, डेल अपॉन डेल वाई जेड वाई आ जाएगा, या वाई जेड हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं देखिएगा आपने अवकलन भी किया होगा, तो एक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वो क्यों, क्योंकि जो अवकलन कर रहे हैं हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम y के रेस्पेक्ट में, यानी कि y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो x इसका कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो हम ऐसे करते हैं कि x को अगर हम x के रेस्पेक्ट में ही अवकलन करते हैं तो क्या आता है, 1 आ जाता है। इसीलिए y को जब हम y के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर जब 1 आएगा तो x कांस्टेंट है, तो x इंटू 1 यानी कि x हो जाएगा। यहां पर भी z का 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस x। यहां पर इसी तरीके से y माइनस y और z माइनस z। अब देखिएगा x x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट और z से z कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और हमने क्या कहा था कि जो किया गया कार्य है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो बल संरक्षी होगा। तो यहां पर जो किया गया कार्य है वो 0 आ गया, तो इसलिए यह बल क्या है, संरक्षी बल कहलाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय होती क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या था इसका,
वस्तु पर आरोपित सभी बलों द्वारा किया गया कार्य का योग। कोई वस्तु है उस पर कितने भी बल लग रहे हैं उनका सभी का जो योग है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। वस्तु पर किया गया कार्य का मान वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित के बराबर होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो भी वस्तु पर जितने भी बल लगाए जा रहे हैं अगर हम उनका कार्य निकालें और उनको सभी को ऐड कर दें तो वो जो होगा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है उसके इक्वल में आएगा। अब यहां पर समझ लेते हैं कि यहां पर एक वस्तु दिखाई गई है उस पर हमने एक F बल लगाया है, तो प्रारंभ में उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, गति u है, और यहां से यहां तक इसमें s डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि इसका विस्थापन कितना हो गया, s हो गया, s डिस्टेंस पर ये चली गई है। अब यहां पर इसकी जो पोजीशन है उस पर उसकी गति कितनी है, v है, तो प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग कितना हो गया उसका, v हो गया। तो u क्या है, प्रारंभिक वेग है, कब है, जब बल F वस्तु पर लगाता है। ठीक है, जब क्या है, वस्तु पर F बल लगा होता है तब इसकी प्रारंभिक वेग क्या है, u है, तो वेग बढ़ता है। ठीक है, तो वेग बढ़ेगा ही तो वेग में चेंज आया, तो लास्ट जो अंतिम वेग है वो कितना हो गया हमारे पास, v हो गया। तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी वस्तु को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है तो उसमें कोई भी कार्य किया गया होगा। ठीक है, तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, इस बल के द्वारा इस वस्तु पर जो कार्य किया गया वो कितना आता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास W = F × S cos थीटा, और S क्या है जो है वो है विस्थापन। अब देखिएगा cos थीटा है तो यहां पर समतल में गति हो रही है तो एंगल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 हम जानते हैं कि वो की वैल्यू होती है 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, W = F × S हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा F = m में हम सभी जानते हैं F = m में होता है, तो यहां पर F की जगह पर हम ma को अगर पुट करें तो हमारे पास मिल जाता है W = MAS। क्या मिल जाता है, W = MAS मिल जाता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब जब हमें मिला था कि W = MAS, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना था, तो अब देख लेते हैं गति का तृतीय नियम से। तो तृतीय नियम क्या है, v² = u² + 2as। ठीक है, v² + u² + 2as ये गति का तृतीय नियम है। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो u² है उसको हम इस साइड में जब लाएंगे तो ये इस साइड प्लस का था, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये इक्वल टू में 2as हो जाएगा। अब विस्थापन हम निकालने वाले हैं, यानी कि s को हम अगर निकालें तो s को अकेला छोड़ेंगे, s आ गया, v² - u² हमने लिख दिया, और जो 2a है ये s के मल्टीप्लाई में था, तो जब दूसरी साइड इसको हम ले जाएंगे तो ये कहां पर जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो हम यहां पर इसको डिवाइड में लिख देते हैं। अब इस s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट करें तो हमें जो मिलता है वो मिलता है W = MA हमारे पास एज इट इज है, और s की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, s की जगह पर हम पुट करेंगे v² - u² / 2a। अब हम क्या देखते हैं कि जो m है उसके हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा। अब m की हम v के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखा 1/2 भी साथ में रहेगा तो 1/2 mv² हो जाएगा। यहां पर m की मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो 2 भी साथ रहेगा तो माइनस के 1/2 mu² हो जाएगा। अब देखिएगा u क्या था, प्रारंभिक वेग था, और v क्या था, अंतिम वेग था। अब इस अंतिम वेग से बनने वाली जो टर्म है इसको हम बोल रहे हैं क्या, अंतिम गतिज ऊर्जा, और प्रारंभिक वेग से बनने वाली ये टर्म इसको बोल रहे हैं हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को K1 से डिनोट कर रहे हैं और अंतिम गतिज ऊर्जा को K2 से डिनोट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या है, W = K2 - K1, और क्या है, ये जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर है, वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो कार्य इक्वल टू क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता एवं श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए। क्या कह रहा है, श्यानता एवं श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए। एक द्रव की श्यानता गुणांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिएगा यहां पर एक क्वेश्चन यहां तक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से इसने ऐड किया कि जो श्यानता गुणांक है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हमें साथ साथ में बता देना है। तो श्यानता एवं श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए। पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं। श्यानता क्या होती है, देखिएगा फ्रेंड्स, श्यानता जो है वो किसी भी द्रव को गाढ़ापन, किसी भी द्रव का गाढ़ापन जो होता है उसको हम श्यानता बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हम विस्कोसिटी भी कहते हैं। अब देखिएगा श्यानता क्या होता है, तरलों का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी अलग अलग परतों के मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, इस गुण को तरल का श्यानता कहते हैं। मतलब क्या है कि जो
फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो तरल है वो क्या बहने का प्रयास कर रहा है, तो वो जो है उसके जो गति है उसमें बाधा डालेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हम श्यानता बोलते हैं। अब कहते हैं श्यानता गुणांक क्या होता है। श्यानता गुणांक हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, किसी तरल पदार्थ का श्यानता गुणांक, किसी तरल पदार्थ का श्यानता गुणांक उस तरल के अंदर इकाई क्षेत्रफल वाली दो परतों के मध्य कार्यकारी श्यान बल यानी कि जो विस्कस फोर्स होता है, जबकि उन परतों के मध्य इकाई वेग प्रवणता है। क्या कहते हैं कि जो श्यानता गुणांक है वह तरल पदार्थ का श्यानता गुणांक उस तरल के अंदर इकाई क्षेत्रफल वाली, क्या है, इकाई क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच में जो भी कार्यकारी श्यान बल लग रहा है, यानी कि दो परतों के बीच में जो भी उनके वेग को रोकने वाला बल लगाया जा रहा है, लग रहा है, वो क्या है, विस्कस फोर्स है, वही हमारे पास क्या है, श्यान बल होता है। और जबकि उन परतों के मध्य इकाई वेग प्रवणता हो, यानी कि जो हमारे पास परत हमने ली हुई है उनमें क्या हो, इकाई वेग प्रवणता होनी चाहिए। तो श्यानता गुणांक को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो हम अगर निकालें तो ईटा का फॉर्मूला हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है, एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स क्या कहलाएगा, देखिएगा जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स है वो क्या कहलाएगा, हम इसको यहां पर देख लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स है, तो एफ अपॉन ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स है। तो ईटा का जो मात्रक है, जो श्यानता गुणांक का मात्रक है वो कैसे निकालेंगे, तो बल का मात्रक हम लिखेंगे न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारे पास डिस्टेंस यानी कि डेल्टा एक्स, और डिस्टेंस का जो दूरी का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं जो हमें मिल जाता है, क्या मिलता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूटन और ये सेकंड कहां जाएगा, ये न्यूटन के साथ में चला जाएगा, तो न्यूटन सेकंड और अपॉन में क्या है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो न्यूटन की जगह पर हम क्या लिख देंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे, और इंटू में क्या सेकंड है और अपॉन में मीटर स्क्वायर है। अब देखिएगा इस सेकंड से इस सेकंड को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सेकंड आएगा। यहां पर हम लिख देते हैं किलोग्राम मीटर, और अपॉन में देखिएगा यहां पर सेकंड स्क्वायर था तो यहां पर 1 सेकंड बचेगा, और देखिएगा यहां पर मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से मीटर हट जाएगा तो बचेगा क्या, मीटर बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर, इसको मीटर की पावर -1 हो जाएगा यहां पर जब ये ऊपर जाएगा, और एस यानी कि सेकंड की पावर -1 हो जाएगा ये ऊपर जाते ही, तो क्या आएगा, किलोग्राम मीटर -1 है और सेकंड की जो पावर है वो भी -1 है, तो ये हमें क्या मिल जाता है, इसका मात्रक मिल जाता है। यानी कि जो ईटा है श्यानता गुणांक है उसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में हमने ये देखना था कि द्रव की जो श्यानता गुणांक है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए उसको देख लेते हैं। तो श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उसको देख लेते हैं। देखिएगा ये कुछ पॉइंट्स है, इसमें कई क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, ठीक है, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन भी वो मालूम कर सकता है कि ताप बढ़ाने पर जो द्रव की श्यानता है वो घटती है या बढ़ती है, या फिर ये भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की जो श्यानता है वो बढ़ती है या घटती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि गैसों की जो श्यानता है वो बढ़ जाती है और जो द्रव है उसकी श्यानता घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। देखिएगा आदर्श तरल की जो श्यानता है वो शून्य होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको 1 नंबर के क्वेश्चन दे सकता है, यहां पर ये खाली स्थान बना देगा और इस शून्य को वो गायब कर देगा। ठीक है, तो क्या कहेगा, एक आदर्श तरल की श्यानता और खाली स्थान छोड़ देगा, होती है, तो क्या होती है, शून्य होती है, याद रखिएगा। व्यवहार में ऐसा द्रव असंभव है परंतु जल आदर्श द्रव के निकटतम में। देखिएगा ये पॉइंट है कि व्यवहार में ऐसा द्रव संभव है, यानी कि जो हमारी नेचर है, हमारे अर्थ है, तो कहीं पर भी जो पूर्ण तरीके से श्यान द्रव है वो नहीं मिलता है, वो असंभव है, परंतु जल आदर्श द्रव के निकटतम, परंतु ये कुछ हद तक आदर्श हम इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। देखिएगा यहां से भी ये क्वेश्चन बना सकता है कि किसी तरल की श्यानता को द्वारा मापा जाता है, किसी सरल की श्यानता को, और यहां पर खाली स्थान छोड़ के द्वारा
मापा जाता है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, किसी तरल की श्यानता को द्वारा मापा जाता है, ये इसको गायब कर देगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे कि किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। तो देखिए यहां से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझिएगा इसको, इसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है। यहां से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, एक एक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यहां तक ही हम देखते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा और आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। एग्जाम टाइम बहुत कम है, ज्यादा दूर एग्जाम नहीं है, इसलिए हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। तो वीडियो कभी भी आ सकती है, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा जीवन क्लासेस के साथ।